हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के रेलेवेंट है, उसी तरह बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है, उसी तरह ये जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो एंड पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी जो है स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है जिसने ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है जिसने एक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है दी है। एडम स्मिथ, रिकार्डो जेबीसे, कार्ल मार्क्स, और उसी तरह ही हम देखते हैं कि मार्शल पीकू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है डेवलप की है, क्योंकि इट इज नॉट दी contribution of one economist, it's the contribution of classical economist as well as new classical economist। अगर हम बात करें तो क्लासिकल थ्योरी जो है that is based on Say's law। Say's law is the core of classical theory of employment। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक नॉर्मल फीचर है, जो इकोनॉमी के अंदर संतुलन आता है दैट की फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और जो वेज रेट है, प्राइसेस है, इंटरेस्ट है, फ्लेक्सिबल है, ये ऑटोमेटिकली क्या है कि देखो इसके अंदर डिमांड और सप्लाई के द्वारा बैलेंस आ जाता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, और उसी तरह अजम्पशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई जो है अपनी खुद की डिमांड खुद क्रिएट करती है। मैं अगले जाके बताती हूँ किस तरह से सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट करती है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक नॉर्मल फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो दैट इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन कर लेती है। अगर वहां पे बेरोजगारी है, उसमें क्या होता है कि वेज रेट कट हो जाता है। वेज रेट कट होने से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा लेबर की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर बैक हो जाता है। क्लासिकल थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, एंड सेकेंडली ऑन द assumption ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। से के लॉ के मुताबिक जो सप्लाई है वो अपनी खुद की डिमांड करती है कि जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वो सारा का सारा सेल हो जाता है। वहां पे ओवर प्रोडक्शन नहीं होती। और अगर ओवर प्रोडक्शन होती भी है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। अगर इफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स तो प्राइसेस भी फॉल कर जाती है, तो प्रोड्यूसर जो है अपनी प्रोडक्शन कट कर देते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि डिमांड की वजह से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और जिसकी वजह से वेज रेट कट हो जाता है। वेज रेट जब कट हो जाता है तो लेबर की डिमांड जो है लेस हो जाती है। और लोअर वेजेस पे प्रोड्यूसर्स क्या होता है कि वो ज्यादा लेबर को इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट को ऑब्टेन कर लेती है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से उत्पन्न होता है क्योंकि लोग जो होते हैं सेविंग ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उस सिचुएशन के अंदर अगर सेविंग ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। कम हो जाता है तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होती है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। तो डिमांड और सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर सब कुछ बैलेंस कर देती हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, उस वेज रेट पे जो व्यक्ति काम करना चाहता है ही विल गेट द वर्क। Full employment is used to signify in which ordinarily all those people who are willing to work at the prevailing wage rate will get the work। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। सम सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता तो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट implies absence of involuntarily unemployment।
क्लासिकल थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन कि सब कुछ जो है इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, सब कुछ डिमांड और सप्लाई के द्वारा बैलेंस्ड हो जाता है। और सेविंग जो है क्योंकि ये जो लॉ है से के लॉ के ऊपर बेस्ड है कि जितना भी प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो जो बेच के पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको वेजेस मिल जाती हैं, इंटरेस्ट मिल जाता है, रेंट मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करते हैं। तो इसलिए क्या है ओवर प्रोडक्शन नहीं होती और सेविंग जो होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और दूसरा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक नॉर्मल फीचर है और अगर इकोनॉमी के अंदर थोड़ी देर के लिए बेरोजगारी होती भी है तो वेज रेट कम हो जाता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दोबारा से रिस्टोर बैक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशन। यहाँ पे हमारा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इस सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती और इकोनॉमी के अंदर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका कोई इम्पैक्ट उसके इक्विलिब्रियम या आउटपुट पे नहीं पड़ता, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे नहीं पड़ता। मनी जो है सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको देके हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। लेबर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है कि सब कुछ जो डिटरमिन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एवरी पर्सन इज रैशनल और जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है और ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती और रिसोर्सेज जो है उसकी ऑप्टिमम एलोकेशन होती है। और यहाँ पे वेजेस इंटरेस्ट एंड प्राइसेस फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा बैलेंस हो जाता है और मनी और रियल वेजेस के अंदर सीधा संबंध होता है। अगर मेरी मनी वेजेस 10 से 20,000 हो गई है तो मेरी परचेजिंग पावर जो कि रियल वेजेस है वो भी उतनी ही हो जाती है। तो देर इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द मनी वेजेस एंड द रियल वेजेस। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होती हैं और उसी तरह प्रोडक्शन जो है दैट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इक्विलिब्रियम इनकम और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे डिटरमिन होता है? ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन फंक्शन और जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। और उसी तरह ही देखो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड करता है कैपिटल लेबर टेक्नोलॉजी के ऊपर। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या रिलेशन है। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ के जो है दैट इज द कैपिटल, एल जो है द लैंड एंड टी जो है दैट इज द प्रोडक्शन टेक्निक। तो ये शॉर्ट पीरियड के अंदर कैपिटल लैंड एंड प्रोडक्शन टेक्निक दे रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो है डिटरमिन करती है। तो इस तरह से हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेबर और एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो इनिशियली क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्शन भी उसी रेशियो में बढ़ती है। लेकिन बाद में जब हम लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता है बट प्रोडक्शन जो होती है कम बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है दैट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन ओबेज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओएस जो है दैट इज द आउटपुट कर्व। तो यहाँ पे जो कि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो बाद में क्या होता है कि जैसे-जैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते जाएँगे, आउटपुट कम बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इट इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। और उसी तरह क्या होता है कि एक सीमा के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है बट आउटपुट उतना नहीं बढ़ता। उसी तरह ही हम देखते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई ऑफ द लेबर। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं।
हम लेबर को डिमांड करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है? और लेबर को हम वहाँ तक डिमांड करते हैं जैसे उसकी एमआरपी। एमआरपी जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और जो हम उसको प्राइस पे करते हैं। और उसी तरह जो रियल वेजेस होती हैं उसका मतलब होता है मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस। तो मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस, ये जो है रियल वेजेस है। डब्ल्यू जो है दैट इज द मनी वेजेस, और पी जो है दैट इज द प्राइस लेवल। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी विच इज इक्वल टू रियल वेजेस। तो प्रोड्यूसर विल डिमांड लेबर अप टू दैट पॉइंट वेयर रियल वेजेस ऑफ द लेबर इज द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। तो यहाँ तक वो डिमांड करते हैं, यहाँ पे दोनों ये fill हो जाते हैं। डिमांड फॉर लेबर जो है दैट इज द डिमिनिशिंग फंक्शन ऑफ वेजेस। कि यहाँ पे क्या है कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर वेज रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से इसकी जो शेप होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट ली है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो हमें बताती है कि डिमांड और वेजेस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। हायर वेजेस है तो वहाँ पे लो डिमांड होगी, और अगर लोअर वेजेस है तो वहाँ पे हायर डिमांड होगी। इसी तरह ही हम देखते हैं कि सप्लाई जो है रेफर टू द नंबर ऑफ द लेबर हु आर विलिंग टू वर्क एट द गिवन रियल वेज रेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सप्लाई कर्व है इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। हायर वेजेस हायर सप्लाई, लोअर वेजेस लोअर सप्लाई। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वहां पे डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वेज रेट डिटरमिन हो जाता है, और उसी तरह क्या है कि दिस इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी है इसके अंदर, एक तो ये सेकल ऑफ के ऊपर मार्केट के ऊपर बेस्ड है। उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस और चेंजेस इन वेजेस का मतलब है कि इनको हम डिमांड और सप्लाई के मुताबिक इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रियल वेजेस का मतलब होता है मनी वेजेस डिवाइडेड बाय द प्राइस, कि कितनी हम चीजें परचेज कर सकते हैं। रियल वेजेस और लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ द रियल वेजेस, और ये डिमिनिशिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर रियल वेजेस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर रियल वेजेस डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। और सप्लाई ऑफ लेबर जो है दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हायर रियल वेजेस है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर लोअर रियल वेजेस है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर लेबर और डिमांड फॉर सप्लाई जो है वो इक्वल होगी, तो जाके जो है इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर पीगू हैज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे एन जो है दैट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वाई जो है दैट इज द नेशनल इनकम, क्यू जो है नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो हम लेबर को पे करते हैं। तो अगर ये हिस्सा कांस्टेंट है, और अगर हम इसको डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं जो कि वेजेस पे की जाती हैं, वेज रेट है, मनी वेज रेट है, अगर मनी वेज रेट जो है हमारा कम हो जाता है तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और अगर मनी वेजेस बढ़ जाता है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह इकोनॉमी के अंदर बैलेंस आता है। तो ये हम देखते हैं डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। तो दिस इज यहाँ पे हमने ओ एक्सिस पे हमने लेना है एम्प्लॉयमेंट, और ओ वाई एक्सिस पे हमने लेना है वेजेस। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो है वेज रेट डिटरमिन हो जाता है। अब मान लो किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारा वेज रेट जो है ओआर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली वेज रेट कम होके ओडब्ल्यू हो जाएगा। और उसी इसी कारणवश क्या होता है कि वेज रेट हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली वेज रेट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हमारा जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। तो अपने आप डिमांड और सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर संतुलन ले आते हैं।
इसी तरह सेज मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जेबीसी हैज गिवन ए लॉ ऑफ मार्केट व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज ए सेज लॉ ऑफ मार्केट, जो कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। हर एक प्रोड्यूसर जो है ये जो लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू द बार्टर इकोनॉमी एज वेल एज टू द मॉनेटरी इकोनॉमी। एवरी प्रोड्यूसर जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो दूसरी चीजें प्राप्त कर सके। जब प्रोड्यूसर चीजें प्रोड्यूस करता है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे करता है। वो फैक्टर की इनकम हो जाती है, वो मार्केट के अंदर जाती है और वो चीजों की डिमांड करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि सप्लाई के साथ ही डिमांड खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। JBC has given a law of market popularly known as a sales law of market। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और कई बार क्या होता है कि रियलिटी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है कि जो classical economists held that the even of the equality of saving and investment, there will be aggregate demand will be equal to aggregate supply। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि लोग जो है सारा का सारा जो है वो कंज्यूम नहीं करते, कुछ पैसा वो सेव करते हैं। अगर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे क्या है कि अगर वो सेविंग सारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और अगर मान लो सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी और इस तरह से इकोनॉमी के अंदर संतुलन आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये दोनों जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम कम पैसे डिमांड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लो है तो उसपे ज़्यादा होगा, अगर हाई है तो कम, लो है तो ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो सेविंग है दैट इज द डायरेक्ट फंक्शन। इसका मतलब है कि सीधा संबंध है। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़्यादा सेविंग होगी, अगर लो है तो कम सेविंग होगी। और अगर सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होगा कि दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और इन्वेस्ट हमें पता ही है इनवर्स फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेविंग जो है दैट इज द डायरेक्ट फंक्शन। तो इकोनॉमी के अंदर अगर सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होगा कि दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी के अंदर खुद ब खुद बैलेंस आ जाता है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारा डिमांड है और ये हमारी सेविंग है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बिंदु है इसके ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे बराबर है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटरमिन होता है। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला जाता है, तो वहां पे क्या है सेविंग ज्यादा है और डिमांड कम है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि R1 से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर हो जाएगा। और किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो वहां पे हम देखते हैं डिमांड पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप बढ़ के ओ आर हो जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा बैलेंस आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस और इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड जो है क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। इट इज द वर्टिकल लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर डिसइक्विलिब्रियम आता है तो वहां पे हमें एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना पड़ेगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करते हैं तो उससे प्राइस लेवल चेंज ही होता है। मतलब यहाँ पे प्राइस लेवल जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करता क्योंकि ये वन साइडेड इफेक्ट है। और उसी तरह जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इसका प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम इस इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एम जो है दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी, बी जो है कि वेलोसिटी ऑफ मनी के कितने हैंड्स वो बदलती है, और पी जो है दैट इज द प्राइस लेवल, टी जो है दैट इज द ट्रेड ट्रांजैक्शन जो होती है। तो यहाँ पे क्या है कि वी और जो टी है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिकली क्या है कि जो प्राइस लेवल है दैट इज द फंक्शन ऑफ मनी। ये जो इनके बीच में रिलेशन है दैट इज ओनली वन साइडेड। अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और अगर मनी की सप्लाई कम होती है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है। और अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना पड़ेगा या क्वांटिटी ऑफ मनी को। तो ये थ्योरी जो है अज्यूम करती है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस लाती है। प्राइस लेवल इंक्रीज करता है क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ और डिक्रीज करता है क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ। और क्वांटिटी ऑफ मनी जो है तो चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी जो है बेसिकली हैज इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल। और जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं उनका क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पे हम लेते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस लेवल। तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या है कि एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम ए बिंदु पे होता है। फिर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है रिड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ मनी जब रिड्यूस होती है तो हमारा प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्राइस लेवल जो है, क्योंकि देखो जब पहले यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड है, जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी कम होती है तो उससे डिमांड जो है इतनी रह जाती है, ओक्यू बन रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी गिरने की वजह से हमारा प्राइस लेवल कम हो जाता है, और यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, AD1 हो जाता है। तो यहाँ पे नेचुरली अपने आप इकोनॉमी के अंदर देखो जो है वो बैलेंस आ जाता है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए से सी बिंदु की तरफ शिफ्ट कर गया। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमारा जो है इसी के अंदर ही क्या है कि हम देखते हैं कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो उस पे क्या होता है कि हमारी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ा सकते। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा प्राइस का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा और हमारा एग्रीगेट डिमांड क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो वो ए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो हमारा प्राइस लेवल जो है बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर देखो पहले हम ए बिंदु पे थे, फिर उसके बाद जब क्वांटिटी ऑफ मनी कम हुई तो एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, और उसके बाद जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हुई तो हमारा जो है संतुलन ई बिंदु पे हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपने ये वाला ग्राफ जो है पूरा का पूरा बना देना है। ये तो मैंने वहां पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था। उसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन एग्रीगेट सप्लाई जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। AD1 जो है दैट इज इनिशियल डिमांड कर्व जो कि ए पॉइंट पे कट करता है। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है OQ है, OP प्राइस है। क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाती है जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो लेस आउटपुट लेस एम्प्लॉयमेंट, तो प्राइस लेवल जो है OP1 लेवल पे आ जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट सी है। और इसी तरह क्वांटिटी ऑफ मनी जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और प्राइस लेवल भी ऊपर की तरफ चला जाता है। तो दीज आर दी मेन इम्प्लीकेशन जिनको मैंने डिटेल के अंदर अलग से भी डाला हुआ है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। ये जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल टू द लॉन्ग रन। अगर हम मनी वेजेस को रिड्यूस करते हैं तो रियल वेजेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती। वेजेस, प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर बेस्ड है, और सेविंग जो है दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लोग जो है अपनी पूरी की पूरी इनकम जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। दिस इज द क्रिटिसिज्म कि सप्लाई जो है अपनी खुद की डिमांड करती है, ये अनरियलिस्टिक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सप्लाई
कि ओवर प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल है, कि कुछ लोग जो है सारा का सारा पैसा स्पेंड नहीं करते। और उसी तरह क्या है कि जब हम मनी वेजेस को कट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर के पास इनकम कम आती है, तो वो कम चीज़ों की डिमांड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर भी जब डिमांड कम हो जाएगी चीज़ों की, तो वो भी प्रोडक्शन कम कर देगा। और उसी तरह यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है दैट वुड बी पॉसिबल एट द अंडर लेवल, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि जब एग्रीगेट क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से उत्पन्न होती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन दी एग्रीगेट सप्लाई। और अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है, तो कंजम्पशन जो होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे नहीं आती, तो सरकार को बीच में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा नहीं है। मनी जो है दैट इज नॉट ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये रॉन्ग अजम्पशन है। मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सेविंग इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। उसी तरह जो लेसेज फेयर पॉलिसी है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, वो भी गलत है। और उसी तरह जो शॉर्ट रन प्रॉब्लम है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कि केन्स का ये मानना है कि लॉन्ग रन के अंदर भी ऑल आर डेड। तो इन्होंने शॉर्ट रन प्रॉब्लम को जो है वो हाईलाइट नहीं किया, उनको सॉल्व नहीं किया, उनको